कैरियर फॉर मैथमेटिक्स ग्रेजुएट्स, तो आपको कैरियर्स कुछ दिख रहे होंगे और उनमें आप नोट ये करेंगे कि एक्चुअली आपको पाकिस्तान में शायद ही कोई मैथमेटिशियन मिले, आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट भी नहीं मिलेंगे, डेटा साइंटिस्ट भी नहीं मिलेंगे, आपको बिजनेस एनालिस्ट भी नहीं मिलेंगे, क्वांट्स भी नहीं मिलेंगे, जबकि दुनिया भर में तो ये हैं। तो हमें क्या करना है इस अपने प्रॉब्लम को देखने के लिए? तो सादा सा एक उस सिलसिले में अटेम्प्ट ली मैंने, थोड़ा बहुत डेटा साइंस को पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज्ड फॉर लिक्विडिटी रीजन, फॉर एग्जांपल वट एवर काइंड ऑफ डेटा आई स्टडी, तो किस डेटा को अप्रिसिएशन मिलेगी सोसाइटी में और एक्सेप्ट किया जाएगा, और कौन सा डेटा ऐसा होगा जो उस तरह से पॉपुलर नहीं होगा। तो मुझे लगा कि बिजनेस डेटा जो है मुझे उस पर काम करना चाहिए। सो आई एंडेड अप फाइंडिंग दिस बुक ऑन बिजनेस एनालिटिक्स। And if you look at the title of this business analytics book, this covers three aspects: descriptive analytics, predictive analytics, and prescriptive analytics. And for my young individuals जो कि MPhil PhD के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और BS के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ये जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है, ये मैंने आगे इनके टाइटल कंटेंट्स भी शेयर कर दिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स के डाटा टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। तो इस बुक के अगर आप गौर कीजिए, पहले 4-5 चैप्टर्स में आपको स्टैटिस्टिक्स के टर्मिनोलॉजी दिखेगी और आगे स्टैटिस्टिक्स जो है वो एज मतलब बैकग्राउंड में थोड़ा चला जाएगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है उसको कवर करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए। फिर उसके बाद प्रेडिक्टिव में हमने जाना है और फिर प्रिस्क्रिप्टिव में जाना है। तो जो प्रेडिक्टिव में चौथा चैप्टर देखिए, 5वां चैप्टर देखिए, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो ये सारी चीजें जी आ जाती हैं प्रेडिक्टिव में। और फिर हमने जाना है प्रिस्क्रिप्टिव में, हमने सोसाइटी को सोल्यूशन प्रपोज करने हैं। तो ये बुक तो एनालिटिक्स की थी, लेकिन आप इसका 8वां चैप्टर देखिए, 9th देखिए, 10th देखिए, 11th देखिए और 12th देखिए। ये सारे के सारे तो हमारी हामिदी ताहा की OR की बुक में से सारा कंटेंट है। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, इंटीजर लीनियर ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, नॉन लीनियर मॉडल्स, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस, डिसीजन एनालिसिस। और एक और चीज जो आपको देखनी है वो ये कि जी जो एक्सेल है ना, वो इस पूरी बुक को और इसके तमाम चीजों को डोमिनेट कर रहा है। तो आपको स्टैटिस्टिक्स हैंडल करनी है तो आपको एक्सेल की जरूरत है। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उनका जो कंप्यूटर सोल्यूशन है वो एक्सेल सॉल्वर से आपको मिलेगा। और इस बुक का अगर आप 7th चैप्टर देखें तो दैट इज स्प्रेडशीट मॉडल्स। तो स्प्रेडशीट मॉडल्स हम मैथ वाले यूज करते रहते हैं, नॉट एक्चुअली रियली मेंशन दो स्प्रेडशीट मॉडलिंग एबिलिटीज। और इन स्प्रेडशीट मॉडलिंग एबिलिटीज पे हमारे जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनको सिर्फ यही चीजें आ जाए, और उसके साथ इस बुक का 3rd चैप्टर देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन, तो हमारा जो स्टूडेंट है वो अगर इन्हीं स्किल्स के साथ जाए तो उसको शायद अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के जरिए भी बहुत सारे पैसे बना सकता है, एटलीस्ट अपना जो एक्सपेंस है उसको मीट कर सकता है। मैंने जब ये सारा कुछ नोटिस किया तो फिर पता ये चला जितनी बिजनेस डिसीजन मेकिंग है वो सारी की सारी तो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है और ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं उन डिसीजंस में हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, क्राइटेरिया देखना है कि किस हिसाब से कौन से अल्टरनेटिव्स पे हम उसको कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर उन अल्टरनेटिव्स की में बेस्ट कौन सा, और फिर हमें कौन सा चूज करना है। और जो डिसीजन मेकिंग हमारे यहाँ अब तक हो रही है वो ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं हम कि पहले क्या हो रहा था, इंट्यूशन, हमें क्या लग रहा है, हमारी गट फीलिंग क्या है, रूल ऑफ थंब कि जी कोई जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई कि एक रेस्टोरेंट ऑनर है, वो जो अपने वेटर्स हैं उनको छुट्टी वाले दिनों में वेटर्स और कुक्स को डबल कर देता है। मतलब हम अपने एक्सपीरियंस पे चलते हैं कि जी वीकेंड्स पे ज्यादा रश होगा तो अपनी जो लेबर है वो डबल कर दें, बट दिस इज नॉट द वे टू हैंडल थिंग्स। तो आगे जो आने वाला टाइम है दैट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। तो जो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, वी नीड टू लर्न थिंग्स अकॉर्डिंगली टू अप्लाई ऑल दोस टेक्निक्स। ये एक और बुक है, एसेंशियल्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, इंडियंस की लिखी हुई है, बहुत शानदार बुक है। मैंने कुछ चीजें इसमें से ली हुई हैं, सो आई एम शेयरिंग इट्स टाइटल कवर। और ये ऑपरेशंस रिसर्च की बुक है। इसमें मैंने इसके भी पहले कंटेंट्स दिखाने हैं ताकि हमें मैथ वालों को ये ना लगे कि मैं उनको कोई ऐसी चीज समझाना बताना चाह रहा हूं जो उनकी कन्वेंशनल मैथमेटिक्स से हट गया। एक्चुअली दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन रूटीन, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम वी डू, द प्रॉब्लम विद आवर अप्रोचेस कि हम उसकी एप्लीकेशन उस तरह से नहीं करते। हम मैथमेटिक्स फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स करके उसको ड्रॉप कर देते हैं और चीजें हमारी चलती नहीं है। अब ऑपरेशंस रिसर्च का जो चैप्टर है उसको देखिए कि ओआर मॉडल्स है क्या, आगे चल के इस पे हम थोड़ी बात करेंगे, सिमुलेशंस पे बात करेंगे, आर्ट ऑफ मॉडलिंग पे बात करेंगे।
चैप्टर 2 के कंटेंट्स में देखिए तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस हैं आपको 50 चैप्टर 2 के कंटेंट्स में दिख रही होंगी। इन्वेस्टमेंट है, ये बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिलेक्शन है कि अगर आपके पास कोई गिवन अमाउंट एक्स हो तो आपने उस अमाउंट एक्स को किस तरह से सब डिवाइड करना है कि जो आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप बेटर डिसीजंस ले सकें। फाइनेंस और ऑपरेशंस और इन सारी चीजों में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूज होती है और उसी को रेफर करके ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेंशन की गई। प्रोडक्शन प्लान करनी है, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है। अगर आपने ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर ली, आपने अपनी इन्वेंट्री का ज्यादा तैयार कर ली, आपको होल्डिंग कॉस्ट पड़ेगी। इन्वेंट्री कम तैयार की तो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी। तो चीजें कैसे होंगी? फिर वर्कफोर्स प्लानिंग है, आपको 10 काम कराने हैं, 10 की आपके पास लेबर है, अगर आप उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का सहारा लेना चाहिए। फिर इससे मिलती जुलती कुछ और एग्जांपल्स हम आगे चल के करेंगे। फिर हम करते क्या हैं, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का सहारा लेते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड तो सबने जो भी मैथमेटिक्स में आता है तो फाइनल टर्मिनल सेमेस्टर्स तक वो सिंप्लेक्स मेथड से कहीं ना कहीं उसका वास्ता पड़ जाता है। मैं ज्यादा एम्फेसिस करना चाहूंगा सेंसिटिविटी एनालिसिस पे। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस पे मैंने आगे चल के पूरे एक सेक्शन की डिटेल्स शेयर करनी है, तो उधर जाके इस पे मैंने ज्यादा फोकस करना है कि हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस उसको किस अंदाज में देखना चाहिए और कैसे हम इसको प्रैक्टिकली मार्केट रिक्वायरमेंट्स के साथ एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। जो डुअल है वो हमारी पिछली सारी थियोरी को स्ट्रेंथन करता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा इशू ये आता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो हम नोट ये करेंगे कि हमें मैथ वालों को ये एडवांटेज हासिल है कि हम प्रॉब्लम तो मॉडल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने इन्वेंट्री प्रोडक्शन कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है उसका मैथमेटिकल मॉडल और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है ये दोनों बिल्कुल ही एक जैसे बन जाते हैं। और एक तीसरा प्रॉब्लम भी हमें मिल जाता है जिसको कहते हैं टूल शार्पनिंग प्रॉब्लम, कि अगर आपको टूल रिप्लेसमेंट करना है तो जो उसका मैथमेटिकल मॉडल बनता है वो भी एग्जैक्टली वही बनता है जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाला है। फिर इसी चैप्टर में एक आपको चीज दिखेगी जॉब असाइनमेंट मॉडल। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपको 10 लोगों को 10 काम देने हैं और आपने हर एक से ब्लाइंड रेट लिया हो तो किस तरह से आप ऑप्टिमल वे में वो असाइनमेंट करके अपना एक्सपेंस मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर नेटवर्किंग मॉडल है। नेटवर्किंग मॉडल में जिस चीज पे मैं जाना चाहूंगा वो है सीपीएम और पर्ट, व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना, दिस इज की, और बहुत ज्यादा कैरियर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगर मैथ वालों को ये रियलाइज करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या, तो उनको एंड पे जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी थ्योरेटिकल बातों से गुजर के एंड पे जाके उनको ये लगेगा कि ये तो अगेन स्प्रेडशीट मॉडलिंग और फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बन जाती है। और हमें अगर ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन करनी है और प्रोजेक्ट को बेटर एफिशिएंट अंदाज में मैनेज करना है तो हमें बुनियादी तौर पे यही वाले कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि ऑपरेशंस रिसर्च में है। फिर एडवांस लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये हम प्योर मैथमेटिकल स्टफ है। अगर हमने इस थ्योरी को आगे लेके जाना तो कैसे डेवलप करते हैं। गोल प्रोग्रामिंग, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे हम कंडीशन लगा दें कि सिर्फ इंटीजर सोल्यूशंस हमें चाहिए तो उस पे कुछ बात है कैपिटल बजटिंग और इससे मिलते जुलते प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। हर जगह पे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलना पॉसिबल नहीं होता, तो हमें हेरिस्टिक्स की तरफ जाना पड़ता है, मेटा हेरिस्टिक्स की तरफ जाना पड़ता है। फिर इसी तरह से जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं डिटर्मिनिस्टिक भी होती है और प्रोबेबिलिस्टिक भी होती है। तो कुछ डिटर्मिनिस्टिक जो है प्रॉब्लम्स उनके लिए चैप्टर 12 है। इन्वेंट्री मॉडलिंग जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो गौरतलब बात यह है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिस पे बीएस जो बिजनेस कम्युनिटी है वो प्रॉपर डिग्री ऑफर करती है, उसके लिए मैथ वालों को पिछले 12-13 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स का बैकग्राउंड चाहिए। तो मैथ वालों को ये रियलाइज करना है, मैथ ग्रेजुएट्स को, कि ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग वो यहाँ तक सीख चुके हैं, आगे इसको एक्सप्लॉइट करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दुनिया में बड़ा शानदार कैरियर बना सकते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रिव्यू के हैं। और फिर नीचे साइंस ऑफ कंपटीशन, डिसीजन एनालिसिस एंड गेम्स थ्योरी, ये भी हम ऑपरेशंस रिसर्च की में करते हैं और ये बिजनेस की दुनिया में बड़ी रेलेवेंट बात है। फिर जो मैंने कुछ देर पहले अर्ज की थी, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड अनसर्टेन कंडीशंस। तो जो प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंट्री मॉडल्स हैं जिनमें आपको नहीं पता कि आने वाले वक्तों में आपको कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी की अप्रोच के हिसाब से आपको गेस वर्क पे जाना है, तो ये चैप्टर 16 है वो इसको कवर करता है। मार्कोव चेन्स है, फाइनेंस में इनका यूजेज है। क्यूइंग सिस्टम है, जो साइंस ऑफ वेटिंग लाइंस है उसमें ये सारी जो थ्योरी है ये यूज होती है। सिमुलेशंस है, मेरा एम्फेसिस मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन पे होगा।
आपने कोई बिजनेस सेटअप लॉन्च किया, बिजनेस सेटअप लॉन्च करने के बाद आप, ऐसा नहीं होता कि आपने बिजनेस सेटअप लॉन्च कर दिया, वो चले ना चले, तो बेहतर अप्रोच ये है कि वहां पे सिमुलेशंस पहले ट्राई की जाएंगे, सारा होमवर्क किया जाए और फिर बिजनेस का प्लान लॉन्च किया जाए। तो जो चैप्टर 19 है, और ये बिजनेस एनालिटिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पे पढ़ाया जाता है, मॉन्टी कार्लो सिमुलेशंस, तो ये भी ऑपरेशंस रिसर्च के पार्ट के तौर पे आती है। अब थोड़ी सी फॉर्मल मैंने कुछ प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं ताकि यही वाला इंप्रेशन रहे दैट हम ओआर को लेके चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच यूज मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट बिजनेस लीडर्स एंड मैनेजर्स ऑफन एक्सपीरियंस। ऑपरेशंस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स जैसे मैंने बताया कि आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करनी है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ही अंडर बोथ सर्टेन एंड अनसर्टेन कंडीशंस। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के एफिशिएंट सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिकल और एनालिटिकल टेक्निक्स चाहिए होते हैं। आपको कॉस्ट, आपको एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, कंस्ट्रेंट आपको पता है बिजनेस की दुनिया के, तो उस सिलसिले में भी ये ऑपरेशन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स में आता है। फिर आपको रिसोर्स एलोकेशन करनी है, रिस्क मैनेज करना है, रिस्क असेस करना है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, जो आपको इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, वेस्ट को डिक्रीज करने के लिए एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन करनी है। लैंग्वेज आपको ओआर प्रोवाइड करेगी। फिर मेजर करना है और आपको एवेल्युएट करना है सिस्टम को फॉर कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, तो वो भी ओआर आपको तरह तरह के मॉडल बना के देता है। और फिर आपको मैथमेटिकल मॉडल और सिमुलेशंस चाहिए ताकि आप रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को देख सकें, समझ सकें और उनको इमिटेट करके बेटर प्लानिंग कर सकें। जो बिजनेस की दुनिया में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे आपको जी इनहेंस्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मिलती है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, कंपेटिटिव एडवांटेज। अब बिजनेस की दुनिया में बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, मार्केट में बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन रहता है, तो जिसके मॉडल्स बेटर होंगे, जिसकी मॉडल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, वो वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ओआर उसमें भी हेल्पफुल है, रिसोर्स एलोकेशन में हेल्पफुल है, और जो प्रॉब्लम्स तरह तरह के आते हैं उनमें नेटवर्किंग का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है, जॉब असाइनमेंट का है, एंड सो ऑन, कैपिटल बजटिंग का है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके मॉडल्स भी ओआर की लैंग्वेज में ही बनते हैं। अब जो की कॉन्सेप्ट्स हमें ओआर के लिए चाहिए, उसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग चाहिए। मैथमेटिकल मॉडलिंग हम जो रूटीन में ऑलमोस्ट हर कोर्स में कर रहे होते हैं, रियलाइजिंग और नॉट रियलाइजिंग। ऑप्टिमाइज करना है जी, एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना है, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, डिसीजन करने हैं आपको, डिसीजंस को एनालाइज करना है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है आपको एज की कॉन्सेप्ट इन ओआर। एंड देन आप सिमुलेशंस कि आपको अगर रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को इमिटेट करना है तो जो सिमुलेशंस है उसमें आपको हेल्पफुल साबित होंगी। Okay, we move on and the next thing we do is कि जी जो demonstrate कैसे होता है, demonstration of the use of OR in analyzing complex business problems, big business processes। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, सप्लाई चेन में जी आपको इन्वेंट्री लेवल्स को देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को देखना है, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को देखना है, और इन सब में आपकी डिजायर ये होगी कि एफिशिएंसी बेहतर रहे, कॉस्ट्स रिड्यूस रहे, तो आपको वहां पे ओआर उनकी जो सारी की सारा नॉलेज है ये दिखेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग आपको करनी है, प्रोडक्शन प्लानिंग के ऑलमोस्ट हर स्टेप पे आपको ये दिखेगा। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसकी एक एक स्टेप ओआर जो है वो कवर करता है। रिस्क मैनेजमेंट, आपको रिस्क मैनेजमेंट और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज लेके आनी है ताकि आपको जो अनफोर्सीन जो रिस्क्स हैं उनको आप कम से कम कर सकें। और जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जैसे इन्वेस्टमेंट का मैंने जिक्र किया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में और जो जहां जहां आपका बिजनेस होगा वहां वहां फाइनेंस का जिक्र होगा, तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क असेसमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेके भी ओआर के जो नॉलेज है इसकी हमें जरूरत रहेगी। अब मार्केट एक्सपेंड, आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखनी है, कॉस्ट रिडक्शन करनी है, प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन लेके आनी है, तो वहां पे भी आपको ओआर के नॉलेज की जरूरत रहेगी। कंपेटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल ग्रोथ, एडॉप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। अब आगे एक टर्म हम यूज करेंगे बहुत फ्रीक्वेंटली आने वाले टाइम में, दैट इज कॉग्निटिव रेजिलियंस। तो जो बिजनेस की दुनिया की कॉग्निटिव रेजिलियंस है, ओआर की मॉडलिंग आपके पास हो तो वो कॉग्निटिव रेजिलियंस के लिए आप रेडी रहेंगे कि जी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो एआई का इम्पैक्ट है बिजनेस की दुनिया में, अगर आप उसको बेटर अंदाज में समझना चाहते हैं तो आप ऑपरेशंस रिसर्च की टर्मिनोलॉजी यूज करते चले। ओआर का टिपिकल मॉडल किस तरह का होता है?
मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा और आपको देखना है, सोचना है उसको कंस्ट्रेंट के हिसाब से। अब जब हम, ये मैंने हामिदी ताहा की बुक का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आपने ये फिगर को गौर से देखिए। फिगर में आप देखें तो रियल वर्ल्ड तो बहुत सारा कुछ है, उसमें बहुत सारा कुछ हो रहा है, तो क्या हम हर चीज की परवाह कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग और कुछ चीजों को इग्नोर करके एक एज्यूम्ड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बनाएंगे और उसके साथ मैथमेटिकल मॉडल करेंगे। और ऊपर अगर आप देखें तो आपको दिख रहा होगा कि प्रोडक्शन, मटेरियल्स डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, इन तीनों के तीनों डिपार्टमेंट्स को जरूरत है ऑपरेशंस रिसर्च की, इस अंडरस्टैंडिंग की। और ये तीनों के तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये ओआर की इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही ऑपरेट करते हैं। सॉल्यूशंस फॉर ओआर टेक्निक्स। अब प्रॉब्लम जो सॉल्यूशंस हैं ओआर में, इसमें ना कोई क्लोज फार्मूला टाइप सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, तो हमें आइटरेटिव नेचर्स पे जाना पड़ेगा। जब हम आइटरेटिव सॉल्यूशंस पे जाना पड़ेगा और जो एल्गोरिथम्स हैं उनको डिवाइस करना पड़ेगा जो कि आपको कंप्यूटेशनल रूल्स देंगे और उनको फिर आपने आइटरेटिवली अप्लाई करना है और आपने अपने ऑप्टिमम सॉल्यूशन के करीब से करीब पहुंचने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो गई तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसके साथ कंप्यूटर सॉल्यूशंस ट्राई करें, अदरवाइज जो ओआर का सब्जेक्ट है वो अपना रिक्वायर्ड फायदा दे नहीं पाएगा। और बाजुकात ये होगा कि आपको प्रॉब्लम आपके इस तरह के हैं कि आप उनमें कहेंगे जी मुझे बेटर सोल्यूशन चाहिए, मुझे ऑप्टिमम सोल्यूशन की, मतलब आपको लगेगा कि शायद पॉसिबल नहीं है, तो उधर हमें हेरिस्टिक्स और मेटा हेरिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। यू विल ट्राई टू फाइंड रूल ऑफ थंब एंड अदर स्ट्रेटजीज टू कम अप फॉर दैट सोल्यूशन ऑफ दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑपरेशन रिसर्च की अप्रोच में हम प्रैक्टिकली फिर करते क्या हैं? हम सबसे पहले तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को फाइनलाइज करते हैं। आम आदमी टूटी फूटी स्टेटमेंट बताएगा, मैथमेटिशियन उसकी फॉर्मल स्टेटमेंट को लिखेगा, उसकी प्रॉब्लम को स्टेट करेगा, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएगा। जब मैथमेटिकल मॉडल बनाएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करेगा कि जो मेरे पास सिचुएशन आ रही है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरी चीज ये देखेगा मुझे किन वेरिएबल्स को सोचना है। जब अपने ऑब्जेक्टिव और डिसीजन वेरिएबल को देख लेगा तो फिर वहां से वो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लेगा और साथ ही साथ जो फिर अपने कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी डिसीजन वेरिएबल्स की मदद से मॉडल कर लेगा। जब ये मैथमेटिकल मॉडल बन गया तो आगे इशू ये होगा कि आपने किस किस्म का एल्गोरिदम डिजाइन करना है, किस किस्म की मॉडलिंग करनी है, कैसे होगा ये सारा कुछ। उसके लिए या तो ये है कि आप स्प्रेडशीट मॉडलिंग के हिसाब से एडजस्टमेंट करें या फिर उसके लिए कोड लिखें। फिर जब आपने वो कर लिया तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और जब आपने सोल्यूशन बना लिया तो फिर उस सोल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए वैलिडेट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सोल्यूशन है इससे मैं कैसे बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आपको बिजनेसमैन ने प्रॉब्लम दिया, आपने अपनी ही एक अज्यूम्ड वर्ल्ड बना के उसका मॉडल बना लिया। कुछ देर के बाद वो आपको कहता है भाई आपने जो मशीन अज्यूम किया था कि 8 घंटे चलानी है, मैं उसको 9 घंटे चलाना चाहता हूँ। आपके मैथमेटिकल मॉडल में ये स्ट्रेंथ मौजूद होती है कि आप उसको बता सकें कि 9 घंटे मशीन चलाना प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है और कितने घंटे वो मशीन चलाता रहे तो उसको प्रॉफिट मिलेगा और किस स्टेज के बाद उसका लॉस शुरू हो जाएगा अगर आपको सारे कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हों। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें ऑब्वियसली जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो हमारा वेरिएबल्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो लीनियर बन रहा है। दैट ये जो CTX है बेसिकली दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जो कंस्ट्रेंट्स है उनको भी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दिया और जो x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि इस x की तमाम एंट्रीज ग्रेटर देन 0 हैं एंड x इज कमिंग फ्रॉम Rn। लीनियर प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस रिकॉल करवा दूं जो इसी के साथ जुड़ी हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिलेक्शन है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, वर्कफोर्स प्लानिंग है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इसी में आता है और बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा इशू होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, जो उसमें कॉस्ट है उसको भी आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की मदद से देख सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं? ग्राफिकल मेथड है या सिंप्लेक्स मेथड है? अगर आपका प्रॉब्लम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, आप उसका ग्राफ वगैरह बना सके तो ग्राफिकल मेथड अवेलेबल है। जैसे ही आपका वेरिएबल का काउंट 2 से ज्यादा हुआ
आपको सिंप्लेक्स मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, आपको अलजेब्राइक सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब बहुत सारी जगह पे मैथमेटिशियन अपने मैथमेटिशियन होने का एडवांटेज नहीं बता पाते। तो आम आदमी को जितनी विजुअलाइजेशन की कैपेसिटी होती है वो 2 वेरिएबल तक ग्राफ बना सकता है। मैथमेटिशियन अलजेब्राइक टूल्स को यूज करके, सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई करके अपनी जो है ना अलजेब्राइक अप्रोच, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेंथ के लेवल पे होता है। ये मैंने एक ना स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें एक प्रॉब्लम की स्प्रेडशीट मॉडलिंग की हुई है एक्सेल के अंदर, और एक्सेल सॉल्वर की मदद से उसका सॉल्यूशन मिला हुआ है। ये बीच में आपको जो ये जहां पे कर्सर घूम रहा है, यहाँ पे देखें तो टोटल्स है और टोटल के नीचे लिखा हुआ है 24 लेस देन और इक्वल टू 24, 6 लेस देन और इक्वल टू 6, और ये -1.5 लेस देन और इक्वल टू 1, और इधर 1.5 लेस देन और इक्वल टू 2। हम अब जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हम नोट ये करते हैं कि अगर ये 24 के इक्वल आ गया ना, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, कि जो चीज आपके पास जो बाइंडिंग थी, आपने बाइंडिंग अटेन कर ली, आपका बॉन्ड शार्प हो गया। जहां बाइंडिंग आ गई तो वहां पे आप वो एनालिसिस आपको बता देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये होता ना, ये जो प्रॉब्लम बनी लिखी हुई है, ये बेसिकली 24 रॉ मटेरियल के यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे ये जो लिमिट्स वाला 24 है, ये उसके जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को जाहिर करता है। प्रॉब्लम के मॉडल में अगर यहाँ पे 24 की बजाय आ जाता 20, तो आपको पता ये चलता कि आपकी तो 20 पे जरूरत पूरी हो सकती थी, जबकि आपने बिला वजह 24 आप मंगवा रहे हैं। दैट मीन्स कि वहां पे जो 4 यूनिट, आप उसको टन कह लें या वट एवर यू कॉल इट, वहां पे आप वो सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो आपका ये जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये बिजनेसमैन को ये बता सकता है कि कहाँ पे रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूज हो रहे हैं और किस जगह पे जो रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज चल रही है, और ये इस एनालिसिस का आगे चल के हम मजीद फायदा भी ले सकते हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है, बेसिकली जो भी सोल्यूशन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस सोल्यूशन को हमने किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, उससे कैसे एडवांटेज लेना है। तो ये रिलायबिलिटी इंप्लीमेंटेशन की तरफ से होता है। आगे चल के आपको दिखाता हूं। ये ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस है, इसमें 2 वेरिएबल्स को हम देखेंगे, और इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में राइट हैंड साइड जो कि रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है, उसको समझा जा सकता है कि रिसोर्सेज को कैसे हम बेटर यूज करें, और जो सेंसिटिविटी ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द चेंजेस इन द यूनिवर्स। तो अब आपने दूसरी चीज ये करनी है कि अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें अगर कॉस्ट आ रहा हो या एक्सपेंस आ रहा हो, तो उस एक्सपेंस और कास्ट की एडजस्टमेंट जो है वो किस हद तक पॉसिबल है, दोनों को आप ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस से समझ सकते हैं। ये एक एग्जांपल है जिसमें कंपनियां 2 प्रोडक्ट 2 मशीनों पे मैन्युफैक्चर करती है। एक प्रोडक्ट को लगते हैं 2 घंटे, प्रोडक्ट ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन 1 एंड 1 आवर ऑन मशीन 2। एक दूसरी प्रोडक्ट है, उसको 1 घंटा लगता है पहली मशीन पे और 3 घंटे लगते हैं दूसरी मशीन पे। रेवेन्यू बता दिया गया है, और अब हमने इस प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है आफ्टर डेवलपिंग अ मैथमेटिकल मॉडल। अब हम चाहते थे रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दिया, फिर उसमें कंस्ट्रेंट्स को मॉडल कर दिया। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी ये सामने देखिए। गौर फरमाइए कि जो ये जहां पे कर्सर घूम रहा है, जो लाइन मशीन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस रिप्रेजेंट्स 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8। ये इस लाइन पे इक्वलिटी टू वाली बात है, और जो दूसरी लाइन है वो बता रही है कि 2x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 9। अब ये 8 और 9 जो है, ये मशीन के जो आवर्स थे उनको हमने चेंज कर दिया कि जी मशीन अगर पहले 8 घंटे चल रही थी, अब 9 घंटे चले तो इंपैक्ट क्या होगा। तो ये जरा गौर फरमाइए, ऑप्टिमम पे जाके अगर पहले ये सी वाला पॉइंट था तो इस पे x1 की वैल्यू 3.2, x2 की वैल्यू 1.6, तो जो रेवेन्यू है दैट इज 128। फिर इसी तरह से x1 अगर 3.8 है, x2 1.4 है, तो जो रेवेन्यू है दैट इज 142। दैट मींस कि 1 घंटा अगर मशीन ज्यादा चले तो रेवेन्यू में $14 या रुपीस या हंड्रेड्स का इजाफा हो जाता है। अब ये आपने एक तरह से देख लिया। तो अब अगला मसला ये है कि अगर ये 9 की बजाय 10 किया जाए तो क्या होगा, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो ये हम इसकी सारी वेरिएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये देख लिया जी, जो कैपेसिटी चेंज है कि अगर 1 घंटा मशीन ज्यादा चली तो उससे प्रॉफिट कितना आया, तो ये जो कैपेसिटी चेंज है उसको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर आगे चल के यहाँ पे उनकी रेंजेस देख ली कि मशीन जो है वो 2.67 से लेके 16 आवर्स तक काम करे तो वो $14 पर आवर के हिसाब से रेवेन्यू दे सकती है।
फिर मशीन 2 के हिसाब से यही एनालिसिस किया तो पता ये चला कि इसमें $2 पर आवर के हिसाब से ये चीज चलता है, और इसमें जो टाइम की वैलिडिटी है दैट इज फ्रॉम 4 to 24 आवर्स, और इसके बाहर जो है अगर कुछ एनालिसिस करना है तो हमें फर्दर किसी और टेक्निक पे जाना पड़ेगा। अब फिर इसी सारे प्रॉब्लम को तरह तरह के अंदाज से सोचा गया कि मशीन के साथ अगर हम कुछ कंस्ट्रेंट ऐड कर दें कि जी मशीन चलाने का खर्चा होगा तो क्या होगा, तो ये कुछ डिबेट उस बारे में है। ये वाली जो डायग्राम है इसमें ये जो डॉटेड लाइन है इसको देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इसके स्लोप को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर इसके कोफिशिएंट्स चेंज होते चले जाएं तो इसके कोफिशिएंट्स हम कितने चेंज कर लें तो ये जो हमारा एनालिसिस है वो स्टेबल रहता है, और कितनी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं उसमें हमें ये सारी की सारी प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमें एग्जिस्टिंग मॉडल से हम काम चला सकते हैं और हम बता सकते हैं कि जी क्या क्या हो सकता है। उसको स्टडी किया तो पता ये चला कि अगर वो जो कॉस्ट है C1 और C2 उनके बीच अगर उनका जो कोएफिशिएंट है वो इसके बीच में रहता है तो ये ऑप्टिमैलिटी रेंज के साथ ये चीजें चलती हैं। फिर इसी प्रॉब्लम को और देखा। अब जब 3 हो जाएंगे ना वेरिएबल्स, तो अब वो ग्राफ वाली जो फैसिलिटी पहले अवेलेबल थी अब वो कोलैप्स कर गई। अब हमें जाना पड़ेगा 3 वेरिएबल की मॉडलिंग में। ये एक मॉडल बना लिया, इस मॉडल को सॉल्व कर लिया। ये सारा कुछ हमदी ताहा की बुक से है, शैल नॉट गो इनटू डिटेल्स, इंटरेस्टेड रीडर कैन गो देयर एंड फाइंड आउट सॉल्यूशंस। इसमें जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं वो सारे आ गए। इसमें आप गौर फरमाइए तो ये x1 जो है ये एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, इसके साथ हम 0 अटैच कर देंगे। x4 x5 ये तीनों नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, तो x2 x3 x6 ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो इसे में रिफ्लेक्ट ये होता है जी कि ये जो x2 है ये ट्रक्स के साथ जुड़ा हुआ है, x3 जो है ये कार्स के साथ जुड़ा हुआ है, और x1 जो है जो ट्रेन टाई के लिए हमने रखा था वहां पे कुछ भी नहीं है, नो ट्रेन्स, तो जो एसोसिएटेड रेवेन्यू है वो बता दिया गया। अब ये अलजेब्राइक अप्रोच हमें ये बताएगी, और ये यहाँ पे जाके हमने जो अपनी अलजेब्राइक अप्रोच अडॉप्ट की उससे फायदा लेने के लिए ये इसके साथ जो प्राइस ये जो है ना ये यूनिट्स थे इनके बीच में इनके साथ ना कुछ चेंजेस एसोसिएट कर दी। इन चेंजेस को फिर अपनी अलजेब्राइक अप्रोच में रिफ्लेक्ट किया और एंड पे एक्सप्रेशंस बना लिए कि जो आपका प्रॉफिट है वो किस हद तक इनहेंस हो सकता है, उस प्रॉफिट की इनहेंसमेंट में कौन सा यूनिट कितना रोल प्ले करेगा, और साथ ही साथ ये जो उसकी रेलिवेंट रेंजेस हैं वो क्या होंगी। और जो साथ आगे जितनी भी डिबेट थी ये मैंने सिर्फ दिखाने की हद तक डाली थी। जो इंटरेस्टेड रीडर है वो इस पे कुछ वक्त लगाएगा, दिस विल टेक सम टाइम, और वो ये भी देखा जा सकता है कि जो प्राइसेस हैं उनके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। अगली चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं कवर अप करना चाह रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि अगर आपके पास m सोर्सेज है, n डेस्टिनेशंस हैं, आपको ये पता हो पहले सोर्स से पहले डेस्टिनेशन पे जाने का खर्च कितना है और कितने यूनिट्स आपने भेजने हैं, तो आपकी डिजायर ये है कि जो यूनिट्स ऑफ सप्लाई और यूनिट्स ऑफ डिमांड अगर ये दोनों बराबर हों तो कम से कम खर्च में सारे जो सोर्सेज पे यूनिट्स अवेलेबल हैं वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। इसकी एक एग्जांपल के लिए ये एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल दिखाया गया है। अब ये जो कॉर्नर है ये वाला ये कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो x11 है ये पहले सोर्स है, पहली डेस्टिनेशन पे कितने यूनिट्स जाएंगे उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सप्लाई के यूनिट्स हैं और ये डिमांड के यूनिट्स है। अगर आप गौर करें तो ये भी 3700 यूनिट्स बनते हैं और जो डिमांड है वो भी 3700 यूनिट्स की है। इनको देख के एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया गया और ये उसके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, और इस मॉडल का अगर हमें सोल्यूशन मिल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कम से ये मैंने एक एग्जांपल रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये और प्रोडक्शन इन्वेंट्री प्रॉब्लम दोनों का मैथमेटिकल मॉडल सेम बनता है। तो ये हमदी ताहा की बुक से स्क्रीनशॉट है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम कैसे मॉडल करते हैं, प्रोडक्शन इन्वेंट्री को कैसे मॉडल करते हैं, एंड वी एंड अप हैविंग द सेम मैथमेटिकल मॉडल फॉर बोथ। सो अंडरस्टैंडिंग सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एनेबल to also handle production inventory problem and then tool sharpening problem as well। और इसको समझने के बाद वो जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम के भी काबिल हो जाता है। Another thing which I want to focus on is project management। Project management अब जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जो एक बड़ा इशू रहता है वो ये कि हम जो प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस होती हैं उन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस को अगर मीट नहीं करते
तो जो नेक्स्ट टाइम अगर फर्ज कीजिए एक प्रोजेक्ट है उसका ड्यूरेशन है 2 साल, अगर वो प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल नहीं होता, वो 3 साल तक चला गया, तो जो उसका फाइनेंशियल एस्टिमेट्स है वो सारे के सारे जाते रहेंगे। तो आपको 3 साल के लिए फिर आपको नई तरह की वो फाइनेंशियल अप्रूवल चाहिए होंगी, वो सारा प्रोसेस दोबारा से होगा। और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है अगर वो आपको सारी रिपोर्ट्स ठीक से बना दे, प्रोजेक्ट डिले का शिकार ना हो, तो बहुत सारी फाइनेंशियल कॉस्ट कटिंग्स हो सकती हैं और जो एफिशिएंसी है वो बेटर हो सकती है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसके की कंपोनेंट्स में उसका स्कोप देखना पड़ता है, स्केड्यूल देखना पड़ता है, कास्ट देखनी पड़ती है, क्वालिटी देखनी पड़ती है, और उसके अंदर जो रिस्क है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहां कहां पे ये रिस्क रेलेवेंट है। ये जब रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उसके लिए और मॉडल है, और जब रिस्क ना हो तो फिर हम सीपीएम को यूज करते हैं, वो उसको डिस्कस करते हैं। जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है उसमें इनिशिएशन है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है और क्लोजर है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं, अगर ओआर के जरिए से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओआर के टूल्स को यूज करके जाएं तो कॉस्ट सेव होंगी, स्केड्यूलिंग बेहतर हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, खतरात को रिस्क को मिटिगेट कर लेंगे आप, रिसोर्सेज को आप बेटर अंदाज में यूज कर लेंगे, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा इफ यू कम अप विद अ बेटर प्रोजेक्ट प्लान। तो जो सीपीएम है बुनियादी तौर पे दिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक, और इसमें हम करेंगे ये कि जो एक्टिविटी चार्ट है उसके साथ एक नेटवर्क एसोसिएट करेंगे और उस नेटवर्क में फिर शॉर्टेस्ट पाथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जो हमदी ताहा की बुक में या किसी भी ओआर की बुक में जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स है और उनमें जो शॉर्टेस्ट रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम है, दैट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द शॉर्टेस्ट रूट ऑन द नेटवर्क एसोसिएटेड टू दिस क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसमें एक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ती है, नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ती है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश का क्या मतलब है, कब कौन सी एक्टिविटी जो है वो आप अर्ली स्टार्ट करेंगे और अर्ली फिनिश होगी तो अगली एक्टिविटी इनिशिएट हो पाएगी, कौन सी चीज एक्टिविटी ऐसी है जिसमें आपको लेट स्टार्ट, अगर अर्ली स्टार्ट नहीं किया, लेट स्टार्ट किया तो फिर उसने फिनिश लेट होना है जिससे आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होगा, टोटल फ्लोट क्या है, कितनी आपके पास टाइम क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर इसमें क्रिटिकल पाथ जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी होता है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ टोटल फ्लोट हो, और फिर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपने देखना है। तो ये मैंने ना ये अपने जो व्यूअर्स हैं, अपनी जो ऑडियंस है, उनको परसुएड करने के लिए हमदी ताहा की बुक से स्क्रीनशॉट डाले हैं। तो ये गौर कीजिए, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हैं उनके साथ नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क से कैलकुलेशंस होगी, कैलकुलेशन से टाइम स्केड्यूल बन गया, और ये जब आपने कर लिया तो फिर आप इस सारे को you will end up having a linear programming problem, and then you can solve that linear programming problem for the optimal use of resources, time, and you can finish your projects in time. तो जो नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन है उसमें कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। फिर ये एक एक्टिविटी ले ली जिसमें किताब पब्लिश करनी है, किताब पब्लिश करनी है तो मैनो जो स्क्रिप्ट है उसका प्रूफ रीडिंग करेगा एडिटर, फिर सैम्पलिंग, जो सैंपल पेज है वो तैयार होंगे, बुक का कवर डिजाइन होगा, आर्ट वर्क प्रिपेयर होगा, फिर जो ऑथर की अप्रूवल होगी एडिटेड मैन्युस्क्रिप्ट की और सैंपल पेजेस की वो होगी, बुक की फॉर्मेटिंग होगी, ऑथर का रिव्यू होगा फॉर्मेटेड पेजेस का, ऑथर का रिव्यू होगा आर्ट वर्क का, प्रोडक्शन प्रिंटिंग, ये जो प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स वो होगी, और बुक प्रोडक्शन एंड बाइंडिंग। तो ये सारी एक्टिविटी का साथ ही उनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी बता दी गई फ्रॉम ए टू जे, एंड देन उनके ड्यूरेशन भी बता दिए गया। और फिर उस सारे के साथ ये जो फिगर 6.27 है ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, और अगर आप अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे मुकम्मल करना चाहते हैं तो इस ग्राफ में आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना होगा। इसका साथ की जो बाकी चीजें हैं उन पे मैं नहीं जा रहा ये। और अगर आपको जैसे बीच में रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी थी, आपको रिस्क से आइडेंटिफाई करने थे, तो उस किस्म की अप्रोचेज में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करनी पड़ती है, और वहां पे हम पर्ट यूज करते हैं। एक और एग्जांपल जो मैं देना चाह रहा हूँ ओआर के एडवांटेजेस पे, दैट इज बाय द यूजिंग ऑफ लीनियर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। उसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट्स में से कुछ भी अगर लीनियर ना रहा, नॉन लीनियर हो गया, तो फिर नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम चले जाएंगे, और यहाँ पे अब लीनियर अलजेब्रा की बजाय कैलकुलस के आइडियाज यूज होना शुरू हो जाएंगे या कुछ और रेलेवेंट चीज। तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गुड्स फ्लो होता है, फंड्स फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, इन सारी चीजों को हमने देखना है। इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इन्वेंट्री पे आपकी कॉस्ट आती है, तो आपके पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उनको आपने इन्वेंट्री को इस अंदाज में यूज करना है कि इन्वेंट्री इफेक्टिव वे में आप
यूज करें। ऐसा ना हो कि जितने फंड्स अवेलेबल हैं आपने ऐसी इन्वेंट्री मंगा ली जो कि आपके गोदाम में पड़ी रही, आपके स्टोरेज में पड़ी रही, आपको उसकी होल्डिंग कॉस्ट उल्टा पड़ेगी और आपके पैसे भी फंस जाएंगे। तो इस जो स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉक, इन दोनों सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये मैथमेटिकल मॉडल है। ये एक इन्वेंट्री सिस्टम को समझाने के लिए एक डायग्राम डाली हुई है। ये इन्वेंट्री सिस्टम के साथ ये रिप्लेसमेंट पैटर्न, ये आपको रिफिलिंग कैसे करनी है, सिस्टम की परफॉर्मेंस में आपको देखना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, फिर डिमांड का पैटर्न क्या है, और फिर साथ ही साथ जो इन्वेंट्री सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ ऑपरेटिंग कंस्ट्रेंट्स, ऑपरेटिंग डिसीजन रूल्स, और जो ऑपरेटिंग डिसीजन है उनमें फिर आपको देखना है कितना ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, और आपके पास बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक या रिवर्स स्टॉक या कस्टमर सर्विस का लेवल क्या होगा। आपको अपने कंस्ट्रेंट में देखना है कि वेयर हाउस में कितनी गुंजाइश है, फाइनेंसेस की क्या सूरत हाल है, और हर आइटम के आपने कितने यूनिट्स बताने हैं। जो डिमांड पैटर्न है वो डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है और प्रोबेबिलिस्टिक भी हो सकता है। जो रिप्लेनिशमेंट जो पैटर्न है वो इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और ग्रेजुअल भी हो सकता है। ये एक मीट्रिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की, जो आपको ये बताती है कि आप ओवर स्टॉकिंग कर रहे हैं या अंडर स्टॉकिंग कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल में आए तो EOQ का मॉडल है जो बहुत फेमस है, और ये आपको 13th चैप्टर में मिलेगा। इसमें आपको देखना है कि जी किस तरह से आपने इन्वेंट्री मंगवाई, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, आपने नया ऑर्डर प्लेस किया, फिर ये इसी तरह से साइक्लिक पैटर्न है, फिर इसमें देखना है व्हेन टू ऑर्डर, हाउ मच टू ऑर्डर। तो ये सारे प्रॉब्लम को मॉडल करने के बाद ये बुनियादी तौर पे एक नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाती है और एक कॉन्वेक्स फंक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से, और यहाँ पे जाके हम कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन के आइडियाज को भी यूज कर रहे होते हैं। Last thing which I want to explain is simulations. जो simulations है ये real world जो models है ये involve होते हैं virtual representation of real world systems, और इनकी मदद से हम analysis करते हैं और prediction देते हैं, और ये रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी और आपका जो सारे का सारा प्लान है वो क्लैप्स ना कर जाए उसको अवॉइड करने के लिए सिमुलेशन टेक्निक्स यूज होती हैं। और जो टेक्निक बिजनेस की दुनिया में ज्यादा यूज होती है दैट इज कॉल्ड मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन की कुछ एडवांटेजेस ये है कि ये अप्रोच आपकी को फ्लेक्सिबल रखती है, जहां जहां पे रैंडमनेस होती है उसको कवर करती है, रिस्क्स को देखती है, जहां जहां पे आपको गेस वर्क करना है उसका कवरेज देती है। और ये करते कैसे हैं, ये हम एक्सेल के अंदर एक फीचर है व्हाट इफ एनालिसिस, आइडिया लेते हैं हम वहां से कि अगर आपने, और व्हाट इफ एनालिसिस का ये एक टेबल आपको शो कराता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल देखिए, इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिख रही होगी 249, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है, पार्ट्स कॉस्ट दी हुई है, डिमांड आपको दी हुई है, और जो टोटल प्रॉफिट है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप एक बिजनेस है जिसमें आपने ये एक प्रोडक्ट तैयार कर ली, फॉर एग्जाम्पल लैब में आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर ली, अब आप उस प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहते हैं। अब आप ये, आपको नहीं अंदाजा कि डिमांड कितनी होगी, तो ये जो इसमें डिमांड है ये एक रैंडम फिनोमेना, आपको अंदाजा ही नहीं है कि डिमांड कितनी होगी। आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले वक्तों में जो पार्ट्स की कॉस्ट है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आएगी। आपको ये भी अंदाजा नहीं है कि जो लेबर कास्ट है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आएगी। आपको ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवर्टाइजिंग कास्ट है ये आपके लिए एक नॉन क्वांटिटी होगी, और कास्ट जो आपने प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो आपने तय करनी है, तो वो भी आपके लिए नॉन क्वांटिटी होगी। तो हम इस तरह के प्रॉब्लम के मॉडल यूं करते हैं कि जहां पे रैंडमनेस होगी हमने देखना ये है कि इसके साथ कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। रेलेवेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एक्सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये गौर कीजिए, इसमें 3 सिनेरियोज डिस्कस किए हुए। ये प्रॉफिट है जिसमें प्राइस है, प्राइस में से फिर जो कॉस्ट है उसकी लेबर की और जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो देख ली, फिर जितने यूनिट्स बीच उसके सेल कर दिए डिमांड के वो कर लिए, और फिर बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो देख ली। बेस्ट केस क्या है, बेस केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, ये सारा कुछ करके फिर अब बिजनेस की दुनिया में जाते हैं ज्यूरी के पास, एक्सपीरियंस लोगों के पास, पब्लिक पोल्स की तरफ कि जी कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके सक्सेस के चांसेस क्या होंगे। मैथमेटिशियन ये काम नहीं करता, मैथमेटिशियन सिमुलेशंस करता है, और यही व्हाट इफ एनालिसिस यूज करना है एक्सेल के अंदर, और आपने एक्सेल के नेटिव फंक्शंस को यूज करते हुए ये सिमुलेशंस कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है ये मैंने लिया है बिजनेस एनालिटिक्स की उस बुक से जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरी गुफ्तगू यहाँ पे खत्म हुई। 3 बुक्स को मैंने रेफर किया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच।